हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया होगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ करंट रेशियो इज 2.4:1 एंड करंट लायबिलिटी इज ₹20,000, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे करंट रेशियो 2.4:1 करंट रेशियो दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है 20,000, और आपसे करंट एसेट जो है वो पूछ रहा है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 44,000 होगा, क्या ये 48,000 होगा, क्या ये 49,000 होगा, क्या ये 50,000 होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जो कि है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो आपको दे रखा है 2.4:1 दे रखा है, करंट एसेट आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 20,000। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 2.4, तो कितना हो जाएगा 48,000। ये आपका आंसर हो जाएगा करंट एसेट। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का दो ही तरीका है। पहला तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे जो करंट रेशियो है वो किस तरीके का रेशियो। अगर मैं आपको बताऊं कि करंट रेशियो किस तरीके का रेशियो है, तो वो है लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि करंट रेशियो इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है। तो लिक्विडिटी रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपनी जो भी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं, क्या उसे वो पे कर सकता है या नहीं। मैंने आपको क्या बोला, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, कैश। तो एक कंपनी कैश से या फिर कैश इक्विवेलेंट से अपनी जो भी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं, क्या उसे वो पे कर सकता है या नहीं, यही बताता है लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट टर्म लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है, विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो भी आपको पे करना है, क्या वो पे कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, कैसे पे करना है, कैश से। कैश अभी आप सभी जानते हैं, कैश आप यूज़ भी करते हैं। या तो आप कैश से कर सकते हैं या फिर कैश इक्विवेलेंट से कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, इसे हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। यानी एनी एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसे हम कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि क्या एक कंपनी जो भी उसकी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं, क्या उसे वो पे कर सकता है फ्रॉम कैश और कैश इक्विवेलेंट, अपने कैश से या फिर कैश इक्विवेलेंट से, क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पे कर सकता है या नहीं, यही बताता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो को भी हम अलग नामों से जानते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। अब आपने आइडियल रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे
करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, 2:1। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है, यानी कि 2:1। अब इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपए है, यानी अगर आपको किसी को 1 रुपया देना है, तो कम से कम 2 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। क्यों 2 होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपए है और आपके पास 1 रुपए है, तो आपके पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो क्या आप उससे अपनी जो डेली ऑपरेशंस हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, 2:1। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको करंट एसेट्स निकालना बता दिया, 48,000। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ₹48,000। ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और दूसरा फॉर्मूला के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आपकी धीरे धीरे बिल्ड होनी चाहिए, ताकि आप आगे चल के किसी भी तरीके के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस से आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 2,20,000। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी दी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम होगा या फिर 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS। ध्यान रखना कि चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो चाहे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हो, दोनों का मतलब एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहाँ पे ध्यान रखना कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो भी गुड्स हैं फिनिश्ड हो चुके हैं यानी बन चुके हैं, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,20,000। एवरेज स्टॉक नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक क्या होगा, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए 50,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, अपॉन करेंगे 2 तो हो जाएगा 1,10,000 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55,000। ये आपका एवरेज स्टॉक आ गया। अब वापस से फॉर्मूला पुट कर देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है 2,20,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना है 55,000, 3 से 3 जीरो को हटा देंगे, 220 को डिवाइड करेंगे 55 से तो 4 बार जाएगा, 5 चौक का 20, हाथ में लगा 2, 5 चौक का 20, 2 22, यानी आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स। ये तो था इजी पार्ट। अब समझ लेते हैं एनालिटिकल पार्ट, जो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और हो सकता है एग्जाम में आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो ना देके कोई और नाम दे दें, तो वो नाम जान लेते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो, या फिर इसका एक और नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे याद रखना कि चाहे आप इसे स्टॉक कहें, चाहे फिनिश्ड गुड्स कहें, चाहे इन्वेंट्री कहें, बात तो एक ही है। तो ये चीज़ आपने जान लिया। दूसरा कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि कितनी तेजी से, कितनी फ्रिक्वेंटली हमारा जो स्टॉक है, यानी जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी हमारा फिनिश्ड गुड्स है वो कितनी जल्दी जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने पैसा लगाया है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि बीच में क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, रिकवरी जिसको कहते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितनी तेजी से एक कंपनी का जो फिनिश गुड्स है वो सेल्स में कन्वर्ट होता है। और आप जानते हैं कि जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी कंपनी को उसका लगाया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, यानी उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम बोलते हैं हायर द रेशियो द बेटर इट इज। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो हायर है तो अच्छा है, यानी जितना ज़्यादा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतनी फास्ट तरीके से रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने सपोज कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए का स्टॉक लगाया है, फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, वो लगाया है और वो 1 साल में वो रिकवर कर लेता है। और एक और कंपनी है जो इसी पैसे को 2 महीने में रिकवर कर लेती है, जो भी स्टॉक में लगाया है वो 2 महीने में रिकवर कर लेती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी जल्दी रिकवर हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स का क्या मतलब है कि जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट था इन्वेंट्री में वो 1 साल में 4 बार सोल्ड हुआ है। जो भी इन्वेंट्री या स्टॉक आप कह लो जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो 4 बार 4 टाइम्स सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियो का ही एक पार्ट है या टाइप है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स, तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 4 टाइम्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नेट सेल्स ऑफ द ईयर इज रुपीज 2,50,000 and debtors is rupees 50,000, then what will be the average collection period? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे नेट सेल्स दे रखा है 2,50,000 का, यानी 1 साल में 2,50,000 रुपए तक का सामान जो है वो बेचा गया है। डेटर्स जो हैं वो 50,000 के हैं। डेटर्स कब बनते हैं, जब आप उधार बेचते हो, क्रेडिट सेल्स होता है, यानी कि आपको उनसे पैसे लेने हैं। आपने माल बेचा है लेकिन उसके पैसे आपको अभी तक नहीं मिले, तभी तो डेटर बनेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 74 डेज है, 56 डेज है, 44 डेज है या फिर 73 डेज है। तो सबसे पहले तो हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेटर्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 365। यहाँ पे ध्यान रखना नेट सेल्स है, नेट सेल्स का क्या मतलब है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, अगर आपने कोई चीज बेची है और वो वापस आ गया है तो वो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। डेटर्स देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है 50,000, 50,000 के डेटर्स हैं, यानी 50,000 रुपये अभी आपको मिले नहीं हैं, फ्यूचर में मिलेंगे। नेट सेल्स दे रखा है 2,50,000 इंटू 365, तो 4 जीरो से 4 जीरो हट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73। तो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, 73 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ लो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि जब एक कंपनी उधार माल बेच देती है तो वो जो पैसा है, जो कलेक्शन है, वो कितने पीरियड में वापस कंपनी को मिल जाती है, यानी कितने टाइम फ्रेम में वो रिकवर हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटर्स कब पीरियड होते हैं, जब आप उधार कोई चीज़ बेचते हो, ठीक है। तो 50,000 के डेटर्स थे हमारे पास और 2,50,000 के टोटल हमने सेल किया हुआ है।
तो हमने ये एस्टिमेट लगाया है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 73 डेज है, यानी हमारा जो 50,000 का अमाउंट है वो करीब 73 दिनों में हमें मिल जाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो जितना ज़्यादा लोअर रहे, लोअर और लेसर कह सकते हो, जितना जल्दी हमें मिल जाए, जितना जल्दी हमें रिकवर हो जाए उतना ही बेहतर है। अगर सपोज कर लो कि कोई और डेटर है जो हमें 10 दिन में ही रिकवर कर दे रहा है पैसा, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि हमारा पैसा जो है वो जल्दी रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट लोगे तो आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर सिर्फ फॉर्मूला आपको आएगा तो आप चीज़ों को समझा नहीं पाओगे ना। तो आप पहले खुद समझ लो चीज़ों को, ताकि आप इन फ्यूचर जब टीचर बनो तो आप अच्छी तरीके से लोगों को समझा सको। तो यहाँ पे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लिया है 73 डेज। तो यहाँ पे थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 73 डेज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे सेल्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6,000 और प्रॉफिट दे रखा है 2,000, और आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीवी रेशियो को हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो हम शॉर्ट में बोलते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 20% होगा, क्या ये 40% होगा, क्या ये 51% होगा, या फिर ये 60% होगा। तो सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला नोट कर लो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सी मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला है। फर्स्ट है एसपी माइनस वीसी। एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, और वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या फिर इसके जगह पे हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट दिया नहीं, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस वी सी। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं 10,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 4,000। अब पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 4,000 और सेल्स कितना है 10,000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, यहाँ पे 1 जीरो कट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40% आंसर। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो को हम कहाँ यूज करते हैं। तो पीवी रेशियो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पीवी रेशियो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे पीवी रेशियो में एक टर्म है वॉल्यूम, इसका बड़ा ध्यान रखना। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। बी प्रोडक्ट जो है वो 60% हमें प्रॉफिट जनरेट करके देती है, और ये जो है वो 40% जनरेट करके देती है। तो यहाँ पे पीवी रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है उनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी पीवी रेशियो इंडिकेट्स विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। पीवी रेशियो हमें ये बताता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बी है वो हमें 60% प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो ये जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए, यानी कि इससे एक कंपनी को ये डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है कि हमें बी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, चीज़ों को समझते भी जाओ, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीवी रेशियो का यही फॉर्मूला है, 7-8 फॉर्मूलाज हैं। तो सारे फॉर्मूलाज को आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में आपको पीवी रेशियो भी करा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, जो कि है बी।
उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रहा है या कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि अगर आपको डाउट रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जाके गलती करोगे और वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो आप ध्यान से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ सेल्स इज़ रुपीज़ 8 लाख, आपको सेल्स दे रखा है 8 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम COS कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है 4,80,000, 4,80,000 दे रखा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 1,20,000 और आपसे पूछ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो बताना है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये 15% होगा, क्या ये 20% होगा, क्या ये 23% होगा, या फिर क्या ये 25% होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया नहीं है। जब आप अपनी बुक देखोगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। आई एम श्योर आप सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़रूर बनाया होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। बाय सेल्स, सेल्स देख लो आपको दिया है 8 लाख। फिर यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,80,000 दिया है आपको। फिर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 1,20,000। ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और भी कोई आइटम नहीं है तो आप बराबर कर लेंगे, 8 लाख हो जाएगा। इधर भी 8 लाख हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। 8 लाख में से 6 लाख घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, 2 लाख आ गया आपको। तो आप फॉर्मूला में पुट कर देते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। नेट सेल्स कितना है? 8 लाख इंटू 100। तो 2 चौक का 8, फिर 25 चौक का 100, यानी 25%। ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट रेशियो हमें क्या बताता है। बेसिकली नेट प्रॉफिट रेशियो जो है हमें वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है कि जो भी खर्चे हैं वो सारे घटाने के बाद हमारा जो शुद्ध लाभ है वो कितना है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया है 25%। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये जो मैंने कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है उसे आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला के चक्कर में मत पढ़ो। एटलीस्ट जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहाँ पे आप ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट करो, आपके लिए ईजी है। क्योंकि फॉर्मूला में क्या है कि एक भी प्लस या माइनस आपसे चूक गया या फिर आपने कोई गलती कर दी तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, और यहाँ पे गलती की संभावना जो है बाकी टेक्निक से कम है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कहोगे तो मैं आगे से न्यूमेरिकल्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट का ही होगा और इसको हम 40 तक ले जा सकते हैं। यानी 40 मिनट में हम 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन करा लूँ, 50 क्वेश्चन करा लूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ वो चीज़ें आपको समझ में आए, ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिले, किसी भी वीडियो से मिले, किसी भी पीडीएफ से मिले, वो आप प्रैक्टिस कर लो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरे पढ़ाने का
कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे रिज़ॉल्व करूँ। तो ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।